इधर ध्यान दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी होती है? एक घूमने वाले पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, एक घूमने वाले बॉडी की जो रोटेशनल मोशन कर रही है। ये इसमें मेन शब्द आया है इनर्शिया। इनर्शिया को हम लोग लीनियर मोशन में भी पहले पढ़ चुके हैं। इनर्शिया क्या होता है? इनएबिलिटी टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन। अगर कोई चीज मूव कर रही है, इट विल कीप ऑन मूविंग। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इनर्शिया। अच्छा, अब देखिए, आपको मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूं। मेरे हाथ में दो बॉल हैं, दो बॉल, उसको मैं एक जैसी वेलोसिटी से फ्लोर पर छोड़ता हूं। इसको मैंने वेलोसिटी दी 20 और फ्लोर पर छोड़ दिया। ये चलते 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 जाके 10 मीटर पर रुक गया। इसने अपनी कंडीशन ऑफ मोशन चेंज की। कितनी दूर तक गया? 10 मीटर तक। इसको सेम वेलोसिटी से इसको भी थ्रो किया, लेकिन ये 20 मीटर दूर जाकर रुका। 20 मीटर दूर जाकर रुका और इसने क्या किया? अपना मोशन मेंटेन किया, मोशन को अपोज नहीं कर पाया। तो इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? सेकंड का। करेक्ट। क्यों? क्योंकि उसको हमने चलाया तो वो चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया 20 मीटर तक, तो उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। तो ये फर्स्ट लेसन याद कर लीजिए, ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन में भी आता है। इफ यू हैव टू बॉल्स having same mass, same radius, same color, everything same, how will you find whose moment of inertia is more? Answer is, we will roll the two balls with the same velocity. The one which keeps on moving and goes to a larger distance has more inertia. और घूमने वाली चीज के इनर्शिया को क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है। तो बेटा सिंपल मीनिंग है, जो उसमें लीनियर मोशन में था वही इसमें। वहां चीज चलती रहती है स्ट्रेट लाइन में और यहाँ घूमती रहती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। अच्छा, नेक्स्ट, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, देन वी शुड बी एबल टू मेजर इट। उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? आंसर है यस। उसके लिए पहले हम उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब है? देखिए, मैं आपको बताता हूं। 2 व्हील है मेरे पास, एक साइकिल का और दूसरा थोड़ा भारी। किसका लें? मोटरसाइकिल का कि ट्रक का? ट्रक का। ठीक है, मान लो दोनों एक जैसे डायमीटर के हैं, दोनों को हमने 20 वेलोसिटी दी, 20 वेलोसिटी दी और ये ऐसे रोल होके आगे बढ़ रहे हैं, रोल होते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। रास्ते में यहां पर एक पत्थर आया, एक स्टोन आया। अब ये व्हील यहां जाता है, ये स्टोन उसको रोकता है। तो हो सकता है ये व्हील उसको जंप करके चला जाए। क्यों? क्योंकि ये अपनी वेलोसिटी को, अपने मोशन को मेंटेन रखना चाहता है। कोशिश वो यही करेगा। क्यों ये कोशिश करेगा? क्योंकि वो अपने मोशन को मेंटेन रखना चाहता है। किस प्रॉपर्टी के कारण? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, ये जो साइकिल का व्हील है, इसका वेट है 2 kg और ये जो भारी व्हील है हमारे पास, मान लो कार का व्हील है, दोनों का सेम रेडियस है, लेकिन इसका वेट है 20 kg। दोनों के सामने ये स्टोन आता है, बड़ा सा स्टोन है। किसके चांसेस ज्यादा है
कि वो स्टोन को जंप कर जाएगा? साइकिल वाले के कि कार के? कार वाले के चांसेस ज्यादा है, और ये हमने प्रैक्टिकली करके भी देखा कि अगर कार वाला ऐसा मूव करके जा रहा है तो छोटा मोटा पत्थर आता है तो ऊपर से चला जाता है, लेकिन साइकिल वाला रुक जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के मास में अंतर है, दोनों के मास में अंतर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे रिलेटेड हो गया? मास। जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। अब इसी चीज को एक दूसरे एग्जांपल में ले लीजिए। हमने दो साइकिल के व्हील भेजे, दोनों के रास्ते में पत्थर आया, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि एक साइकिल हमारे बड़े भाई का है और एक साइकिल हमारे छोटे भाई का है जो 3 चक्के वाला है। उसका व्हील कितना होता है? छोटा। मान लीजिए दोनों का मास बराबर है, दोनों का मास एक समान है, 2 kg 2 kg, पर ये छोटा है। अब ये दोनों जाके इस स्टोन से टकराते हैं, दोनों को अपना मोशन मेंटेन करना है। किसके कारण? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो मोशन मेंटेन करता है। ये दोनों जाते हैं और दोनों मोशन को मेंटेन करना चाहते हैं। प्रैक्टिकली हमको क्या दिखता है? कौन कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा? बड़ा वाला कर लेगा और छोटा वाला अटक जाएगा, नहीं कर पाएगा। दोनों का मास एक ही है, दोनों व्हील है, किस चीज का अंतर है? द डिफरेंस इज ऑफ रेडियस, साइज। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे अफेक्टेड होता है? रेडियस, साइज से अफेक्टेड होता है, जिसका साइज बड़ा। अब उसके बाद हमने और एक्सपेरिमेंट करके देखे। कैसे किया? एक बॉल को ऐसे फेंका, 1 मीटर पे जाके रुक गया, ठीक है। उसका साइज, रेडियस हमने डबल कर दिया। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। फिर से उसको उसी वेलोसिटी से फेंका। पहले वाला 1 मीटर पे रुका था, ये जो दूसरा वाला है डबल रेडियस का, इसको जब फेंकते हैं तो ये 1 मीटर पार करके, 2 मीटर पार करके, 3 मीटर पार करके 4 मीटर पे जाके रुकता है। इतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, श्योर। लेकिन रेडियस को कितने टाइम्स बढ़ाया? 2 टाइम्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने टाइम्स बढ़ा? 4 टाइम्स, 4 मीटर तक गया। और अगर हमने रेडियस को 3 टाइम्स बढ़ा दिया और दोनों को एक जैसी वेलोसिटी देके छोड़ा तो ये कितनी दूर जाता है? हम देखते हैं 9 टाइम्स। तो हमको एक चीज समझ में आया कि अगर हम रेडियस को डबल करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स बढ़ता है, रेडियस को 3 करते हैं तो 9 टाइम्स बढ़ता है। तो ये क्या फॉर्मूला देता है हमको? I is proportional to r square। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इन दोनों को अब हमने कंबाइन कर दिया और किसी तीसरी चीज पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता, इन्हीं 2 चीजों पर डिपेंड करता है। और बाकी जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है उसको हम लोग आगे देखेंगे, एक्सेस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये हमने एक फॉर्मूला बनाया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, दोनों को कंबाइन करके। दिस इज I इज इक्वल टू mr। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? तो ये लॉ हमने शुरू किया एक पॉइंट से। दैट सेज if here is a point which has got mass m and it is rotating about an axis with a radius r, keeps on rotating। जैसे एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, there is a point। So m is the mass, r is the radius, then it has moment of inertia mr square। So this is formula for moment of inertia of a body। फिर से moment of inertia क्या करता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई एबिलिटी नहीं है, इट इज ए इनएबिलिटी टू चेंज द कंडीशन। अगर आप इसको एबिलिटी शब्द यूज करना चाहते हैं तो ये होगा इट इज एबिलिटी टू मेंटेन इट्स कंडीशन ऑफ मोशन। ठीक है, इनएबिलिटी टू अपोज द चेंज या एबिलिटी टू कंटिन्यू टू मेंटेन द मोशन। ओके।
दैट इज इनर्शिया, मोमेंट ऑफ। अब चूंकि रोटेशनल मोशन में है इसलिए ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट मास। ओके, अब हम लोग इसके बाद आते हैं एक और छोटी सी चीज, इसका यूनिट क्या होगा बताइए। इस क्वांटिटी को पहली बार पढ़ रहे हैं, इसका यूनिट, डायमेंशंस, नेचर, तीनों बताते हैं। पहली चीज नेचर, इज इट ए स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज नो डायरेक्शन, सो दिस इज ए, नोट कर लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट यूनिट बताइए। m के लिए kg, r स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर, सो दिस विल बी kg मीटर स्क्वायर। ठीक है। तीसरा डायमेंशंस बताइए। डायमेंशन, ठीक है, ml2 t minus t0 या 6 ml। ओके, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल। अब हम लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल किसको कहते हैं, रिजिड बॉडी किसको कहते हैं। ओके, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किससे बनी होती है, बहुत सारे पार्टिकल से बनी होती है। बहुत सारे पार्टिकल मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल बनाते हैं। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल में बहुत सारे पार्टिकल हैं और वो सारे के सारे पार्टिकल घूमते हैं, उनमें एक स्पेशलिटी होती है। अगर एक सिस्टम है तो स्पेशलिटी ये है कि एक एक्सिस होगी और उस एक एक्सिस के चारों तरफ पूरी बॉडी घूम रही होगी, तब उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम। जैसे ये, इसको मैंने ऐसे पकड़ा, ये लाइन इस तरह से लगाई, ये, और इसको ऐसे घुमा दिया। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस का हर पॉइंट अपनी जगह पर कांस्टेंट रहता है और बाकी सारे पॉइंट इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, दिखता है। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी तरह से एक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इफ यू वांट टू रोटेट इट अबाउट दिस एक्सिस, तो मुझे इसको और इसको, ये दो पॉइंट को पकड़ना चाहिए और ऐसा पकड़ के ऐसा घुमाना चाहिए। Now this body is rotating about this axis. इसी तरह से अगर ऐसा घुमा रहे हैं तो एक्सिस कहाँ है, यस, ठीक समझ आ रहा है आपको। So this is एक्सिस, ये इस एक्सिस पे घूम रही है। तो अगर हम इसको x मानेंगे, so this is rotation about x axis, ये y है, this is rotation about y axis, और z कहाँ है, तो आंसर है ये z। तो अगर ये z है, then what is rotation about z axis? Answer is this is rotation about z axis. समझ आया? ओके, तो ये इनके रोटेशन होते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, अगर हम इसको ऐसा घुमा रहे हैं तो इसके पास ये भी एक पार्टिकल है, ये भी एक पार्टिकल है, ये भी एक पार्टिकल है, हर पार्टिकल का मास अलग अलग है। जब ये पार्टिकल ऐसा घूमता है तो इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और जब ये पार्टिकल उसके साथ साथ घूम रहा है तो इसका रेडियस तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर है। इस पार्टिकल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो हर पार्टिकल का रेडियस अलग अलग है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते थे। सबका मास जोड़ दो, रेडियस का मीन निकालो और उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि रेडियस इस पूरे का ले लो और मास के साथ कोई ऑपरेशन करो, उससे निकालो। तो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम निकालने का जो हमारा सही तरीका है एक्चुअल, वो मेथड ये है कि हर पार्टिकल का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। हर पार्टिकल का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए और सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपस में ऐड कर दीजिए। तब क्या निकलेगा? पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम, दिस इज आई। इसमें पहले एक पार्टिकल हमने लिया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, वो निकला I1, दूसरे का निकाला I2, तीसरे का निकाला I3, ऐसे n पार्टिकल्स हैं, तो सबको हमने आपस में जोड़ दिया। सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अलग अलग कैलकुलेट किया, सबको आपस में ऐड कर दिया, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकला? पूरी बॉडी का। तो मास को अलग से नहीं जोड़ना है, रेडियस को भी अलग से नहीं जोड़ना। ठीक है, पहले क्या निकालना है उनका? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, अप टू mn rn स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम। इसी को हम शॉर्ट में मैथमेटिकल में ब्रीफली लिख सकते हैं सिग्मा mi/ri स्क्वायर, जिसमें i की वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ i विल चेंज फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n। दिस मीन्स दिस, इसको छोटा लिखने का ये तरीका है। सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम। Look at this diagram. This is a system of three particles A, B, C, and all these three particles are rotating about a common axis. This, it is rotating about axis Z, Z dash. Find out moment of inertia of this system. इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए जल्दी। और मुझे नहीं लगता आपको कुछ लिखने की जरूरत है, फौरन निकालिए। और क्या बोले? 20 और 23, 25 और कोई आंसर? 17। ओके, ठीक है। एम आर स्क्वायर, एम कितना है? 1, आर का स्क्वायर करिए 4, एम इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया? 4, याद रखना 4, m into 9 18, 18 and 4 22 हो चुका, 22 याद रखिए। नाउ m into r का स्क्वायर 1, 3 into 1 कितना हुआ? 3, 22 plus 3 25। ठीक है, ये हमने कैसे किया? यही तो फॉर्मूला निकाला, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r। इट्स वेरी सिंपल, समझ में आ गया? सो दिस इज व्हाट इज मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके,
ये हमने अलग अलग पार्टिकल लिए। पर नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास जो बॉडीज होती है इस तरह की बॉडी, इसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं और हर पार्टिकल का अलग अलग आर निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ता है, कैलकुलस का इंटीग्रल कैलकुलस करके हम इसके अलग अलग पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूलाज बनाते हैं। 3-4 साल पहले क्लास 11 में ये सब फॉर्मूलाज का डेरिवेशन हुआ करता था कि एक डिस्क है, उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। एक फुटबॉल है, एक सॉलिड बॉल है, उसमें हर पॉइंट का रेडियस अलग अलग है घूमने का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करिए। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ करते थे। तो अभी सीबीएसई ने एटलीस्ट अपने में से ये हटा दिया है, डेरिवेशन आपको नहीं करना है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग शेप के फॉर्मूलाज अलग अलग याद कर लिए, बना। इसके लिए आपको नोट्स मिले हैं रोटेशनल मोशन के, उसमें देखिए 3 पन्ने या 4 पन्ने पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, और वो आपको सब याद करने हैं। इसमें से मेन कुछ ऐसे हैं, ये एक रिंग है और ये रिंग ऐसे रोटेट हो रहा है, जब ये रिंग इस तरह से रोटेट होता है, इस रिंग का मास है m और इसका रेडियस है r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। इसकी एक्सिस कैसी है, तो आंसर है, देखिए, एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। इसको हम लोग नेचुरल एक्सिस भी कहते हैं, नेचुरल एक्सिस। तो नेचुरल एक्सिस कैसी होती है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ रोटेशन। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²। ओके, इसके डेरिवेशन में कोई खास चीज नहीं है, ये पॉइंट है m1, m2, m3, m4। तो m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m1 इंटू r², m2 इंटू r², m3 इंटू r²। सबका r² कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, और वो सबको जोड़ के क्या बन गया, m। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर हो गया, mr²। लेकिन अगर इसकी जगह हम एक डिस्क ले लें, दिस इज ए डिस्क, और इस डिस्क को ऐसे घुमाएंगे, ये वाली एक्सिस पर इस डिस्क को ऐसे घुमाएंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें हर पार्टिकल का डिस्टेंस कितना था, r। इसमें बहुत से पार्टिकल r डिस्टेंस पर हैं और बहुत से पार्टिकल उससे कम डिस्टेंस पर हैं। ये उससे कम है, ये उससे कम है, और ये तो बिल्कुल 0 पर है। तो कुछ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है, कुछ पार्टिकल का mr² होता है, कुछ का बीच में होता है। तो इसके हमने कैलकुलस मेथड से इसकी कैलकुलेशन की, कैलकुलस मेथड से इसकी कैलकुलेशन की, एंड वी फाउंड कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज इक्वल टू ½ mr²। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। और आपको एक्सिस भी याद रखनी है, कौन सी एक्सिस है ये भी नेचुरल एक्सिस। एक्सिस जरूर याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम एक्सिस चेंज करने वाले। तो ये फॉर्मूला किस एक्सिस के लिए है, ये याद रखना बहुत जरूरी है।
और ये r क्या है? रेडियस। दिस विल बी नोन एज ज्योमेट्रिक रेडियस। एक दूसरे तरह का रेडियस होता है, रेडियस ऑफ डायरेक्शन, वो हम लोग बाद में करेंगे। दिस इज ज्योमेट्रिक रेशियो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। इसी तरह से बाकी शेप भी आपके पास है। जैसे हमने अगर एक सिलेंडर लिया है, ये एक रिंग है, इस रिंग को ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr²। इस रिंग के साथ एक और रिंग जोड़ दीजिए सेम रेडियस का, तो कितना हो जाएगा? 2mr²। एक तीसरा रिंग जोड़ दीजिए, तो ये ऐसे हम रिंग जोड़ते चलेंगे। रिंग जोड़ने से क्या जुड़ता चला गया? m जुड़ता चला गया सबका, और ये क्या बन गया? सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर है ये? हॉलो सिलेंडर। और ये एक्सिस कौन सी है? नेचुरल एक्सिस। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr², जो कि रिंग का होता है, क्योंकि रिंग एक के ऊपर एक रखेंगे तो सिलेंडर बन जाता है। वैसे ही डिस्क एक के ऊपर एक रखेंगे तो सॉलिड सिलेंडर बनेगा। सॉलिड सिलेंडर हाफ mr²। और इन दोनों में कौन सी एक्सिस है? नेचुरल एक्सिस। इसी तरह से और जो ज्योमेट्रिकल शेप हमारे काम में आती है, वन इज सॉलिड स्फीयर एंड वन इज हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर कहीं पर भी घुमाइए, कोई भी डायमीटर होना चाहिए, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल शेप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक रॉड है, इस रॉड की पूरी लेंथ l है और इसका मास m है। इसको यहां पर हमने ऐसे घुमा दिया। किस तरह से घुमाया? ये रॉड है और इसको ऐसे घुमा दिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कैलकुलेट किया। दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स टू बी ml² अपॉन 12। ठीक है। इसी तरह से कोन का, ट्रायंगल का, एक लैमिनेट का, ये सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली ये ज्यादा काम में आते हैं। इसको आप उस फॉर्मूला शीट से याद कर लीजिए सब, और हर एक की बुक में भी दिए हुए। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिफरेंट शेप्स, जो नेचुरल एक्सिस होती है, जो सेंटर ऑफ मास से जाती है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सबके याद करते हैं। ओके, इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थ्योरम्स इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्योरम्स इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको क्यों जरूरत पड़ते हैं? आंसर है, अगर हम एक्सिस चेंज करते हैं, नेचुरल एक्सिस से हटाकर अगर एक्सिस को दूसरी लोकेशन पर चेंज करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं थ्योरम के पहले करना चाहूंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है। तो आंसर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। तो हम इसको पहले लिखना चाहेंगे बिफोर द थ्योरम दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
मास। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है? देखिए, अगर हमारे पास 5 kg स्टील है और हमको एक व्हील बनाना है, तो हम दो तरह से उसको बना सकते हैं। एक, हमने ये व्हील बनाया, इसमें 4.5 kg का ये रिंग बना दिया, बाकी जो 1/2 kg स्टील हमारे पास है उसके हमने स्पोक बनाए और स्पोक बनाकर उसको यहां पर ऐसे फिट कर दिए। ये एक साइकिल का व्हील बन गया। इसमें पूरा मास कहां पर है? सरकमफ्रेंस ऑलमोस्ट, ठीक है। दूसरा, हमने एक डिस्क बनाई, ये डिस्क बनाई। इस डिस्क में हमने 5 kg को प्लेट के फॉर्म में बना दिया और इस पूरे में ऐसा डाल दिया। अब इसमें क्या है? यहां पर ये लास्ट वाले रिंग में 1 kg है, ये वाले रिंग में 1 kg है, ये वाले रिंग में 1 kg है, इसमें 1 kg है, इसमें 1 kg है। तो अंदर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, इसके बाद ज्यादा होगा, इसके बाद ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा, और इसमें पूरा 5 kg यहाँ है, पूरे 5 kg का रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। ये रिंग है और ये डिस्क है। अभी तक हमने देखा इसका कितना होता है? mr² और इसका कितना होता है? 1/2 mr²। लेकिन दोनों 5 kg, दोनों का रेडियस 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। अगर दोनों का मास 5 kg है, दोनों का रेडियस 20 सेंटीमीटर है, दोनों के लिए फॉर्मूला I = mr² है। फिर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग क्यों? तो इसका आंसर है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग इसलिए है क्योंकि दोनों में मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से किया गया है। एक में हमने पूरा मास कहां डाला है? किनारे किनारे में, और दूसरे में मास कहां डाला है? पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अंदर में भी मास दे दिया जिसका रेडियस कम। इसलिए एक जैसा मास, एक जैसा रेडियस, एक जैसा फॉर्मूला, उसके बाद भी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और एक का कम है। क्यों? क्योंकि क्या डिफरेंट है? शब्द याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या अलग है? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कहां अप्लाई करते हैं, कहां हमारे काम में आता है? तो एक तो ये आपने किया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है। ये आपका एक 1 मार्क क्वेश्चन तैयार हुआ। on which quantity or on which phenomena the moment of inertia depends? Answer, it depends upon distribution of mass. दूसरा, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी में कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए, और क्यों? ये प्रैक्टिकल रीजन। अभी ये प्रैक्टिकल रीजन मैंने आपको दिखाए थे। हम साइकिल पर जाते हैं और हमारे सामने एक पत्थर का टुकड़ा आता है। हम क्या चाहते हैं? साइकिल उसको पार करे कि रुक जाए? पार कर ले, अपनी स्पीड में ही पार कर ले, चलते चलते। वो कब पार करेगी? अगर उसके पास क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको क्या देता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको स्मूथ राइड देता है। व्हाट डज इट गिव अस? स्मूथ राइड। ये दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम साइकिल को चलाते हैं, रोटेशनल मोशन होता है दोनों व्हील्स में, उसके पास क्या आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण वो क्या करेगा? अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करेगा, नहीं रुकेगा। हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं, थोड़ा रेस्ट दे देते हैं अपने आप को। रेस्ट देते हैं तो साइकिल क्या होगा? चलता रहेगा।
बच्चे की साइकिल वाला व्हील लगाइए और उसको चलाना बंद करिए, साइकिल भी रुक जाती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा करने से हमको क्या मिली? स्मूथ राइड मिले। सो दिस इज वन वेरी मेजर एप्लीकेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसलिए आप देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा होता है, चक्के बड़े होते हैं, तो हम लोगों की राइड ज्यादा स्मूथ होती है। भले छोटे छोटे गड्ढे आते हैं, पत्थर आते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण हमारे सारे इंजन चलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंजन में हम एक पार्ट लगाते हैं विच इज नोन एज फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील, ये फ्लाई व्हील के बिना इंजन नहीं बन सकता है। किस तरह से ये फ्लाई व्हील काम करता है, इसके लिए थोड़ा सा आप इंजन को समझिए। बहुत ब्रीफ में मैं बताऊंगा, हो सकता है आपको अच्छे से समझ ना भी आए। तो हीट इंजन में फिर से हम उसको पढ़ेंगे। इंजन में आपने इंजेक्शन देखा है, इंजेक्शन में एक बाहर का पाइप रहता है और एक अंदर जो चलता है। अंदर जो चलता है उसको हम कहते हैं ऑटोमोबाइल की भाषा में पिस्टन, और बाहर जो रहता है उसको कहते हैं सिलेंडर। तो हमारी मोटरसाइकिल में, कार में एक सिलेंडर होता है। इस सिलेंडर में दो ओपनिंग होती है, पेट्रोल के आने के लिए, धुआं के निकलने के लिए, और इसमें स्पार्क प्लग लगा रहता है जो पेट्रोल को जलाता है, स्पार्क प्लग। और यहाँ पर एक पिस्टन लगा रहता है, जैसा आपने इंजेक्शन में देखा है। पिस्टन की स्पेशलिटी ये होती है कि यहाँ से वो मूव तो कर सकता है, ऊपर नीचे चढ़ सकता है, पर इतना गैप नहीं होता कि यहाँ से धुआं निकल जाए। तो अगर यहाँ पर गैसेस फैलेंगी तो कोई भी उसके निकलने की जगह नहीं होती, क्योंकि यहाँ के वॉल्व बंद कर देते। यहाँ के दोनों वॉल्व बंद कर दिए, यहाँ पेट्रोल जलाया, पेट्रोल जल के बहुत प्रेशर देता है, एक्सप्लोजन होता है, तो वो क्या करेगा? इस पिस्टन को नीचे ढकेलेगा, इस पिस्टन को नीचे ढकेलेगा और बहुत पावर लगा के ढकेलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस पिस्टन के साथ में यहाँ पर एक व्हील लगा देते हैं और यहाँ से इसको जोड़ देते हैं। ये इसका सेंटर है, लेकिन पिस्टन को हम एक कनेक्टिंग रॉड लगा के यहां जोड़ते हैं। अब अगर ये पिस्टन नीचे आएगा तो बताइए व्हील का क्या होगा? घूमेगा। सबको नजर आ रहा है? ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम में हम पिस्टन के लीनियर मोशन को व्हील के सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वाली जो मशीन है, बड़ी सिंपल मशीन, which converts linear motion into rotational motion and circular motion into linear motion, वो है ये और this is known as crank। ये तो ये जब नीचे आएगा तो ये व्हील ऐसे आगे जाएगा, और जब व्हील ऐसा जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। इस तरह से क्रैंक से ये मोशन चलता है। ओके, अब इंजन में होता क्या है कि यहाँ पर पेट्रोल और एयर है, यहाँ पे इसमें स्पार्क हुआ, एक्सपेंशन हुआ, पेट्रोल जला, इतना जोर से एक्सपेंशन हुआ, पावर मिली और ये बहुत तेजी से नीचे आया। अगर ये तेजी से नीचे आता है तो इसको भी बड़ी तेजी से दबाएगा और ये घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब पेट्रोल जल गया। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं दूसरी बार फिर पेट्रोल जले तो गाड़ी और आगे चले, फिर तीसरी बार चले और आगे चले। लगातार इंजन को चलना चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि दोबारा फिर से वही एटमॉस्फेयर लाया जाए ताकि पेट्रोल फिर से जले। वो एटमॉस्फेयर क्या होता है? वो एटमॉस्फेयर होता है कि यहाँ पे फ्रेश पेट्रोल है, एयर है, और इसको इस पिस्टन में दबाया हुआ है। स्पार्क करो चले। लेकिन जैसे ही ये नीचे आता है हमारा सीन चेंज हो जाता है। ये नीचे आ गया यहाँ तक और इसके अंदर जला हुआ धुआं भरा हुआ है। अब उस जले हुए धुएं को क्या करना है? निकालना है। उसके बाद फ्रेश पेट्रोल को लाना है, फिर फ्रेश पेट्रोल को ला के उसको दबाना है, फिर से स्पार्क होगा, तब पावर मिलेगी। जब तक वो पावर नहीं मिलेगी
इस पिस्टन का काम क्या है, ऊपर जाए, ऊपर जाके जले पेट्रोल को साइलेंसर से निकाल दे, फिर नीचे आए पिचकारी जैसे यहां से नए पेट्रोल को खींचे, फिर ऊपर जाए उस नए पेट्रोल को दबाए, फिर यहाँ पे स्पार्क होगा, फिर इसको पावर मिलेगी। लेकिन जब ये पावर इसको एक बार नीचे कर देती है तो इसको ऊपर उठाएगा कौन? क्योंकि पावर सिर्फ क्या कर सकती है, नीचे दबा सकती है, ऊपर तो नहीं लाएगी। तो फिर ये अगर ऊपर आएगा नहीं तो धुएं को निकालेगा कैसे, फिर से नीचे जाएगा नहीं तो पेट्रोल को खींचेगा कैसे? तो इसको ऊपर नीचे कौन करेगा? फिर यहां पर इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम में आता है। जैसे ही ये नीचे आ गया, इसने इसको घुमाया और हर घूमने वाली चीज के पास क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण वो क्या करती है, अपनी कंडीशन चेंज नहीं करती, इसलिए वो व्हील अपना घूमना चेंज नहीं करता। एक बार तो जोर लगा के हमने घुमा दिया, उसके बाद छोड़ दिया तो वो क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ये घूमते हुए जब ये ऐसा ऊपर आएगा तो पिस्टन को क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा धुएं को निकाल देगा, फिर ये घूमता हुआ नीचे आएगा तो पिस्टन कहाँ आएगा, नीचे आएगा तो इधर से पेट्रोल को खींच लेगा, फिर जब ऊपर जाएगा तो फिर से वो पेट्रोल को दबा देगा। तब तक इसकी काफी एनर्जी खर्च हो चुकी होगी, स्लो हो जाएगा। पर जब ये ऊपर दबाएगा फिर से स्पार्क होगा, फिर से पावर मिलेगी, इसकी स्पीड फिर बढ़ जाएगी, फिर इसके पास इनर्शिया आ जाएगा। फिर ये इंजन को इसको 3 बार घुमाएगा। यहां से एक बार पावर इसको मिलती है, उसको कहते हैं पावर स्ट्रोक। दूसरी बार जब ये धुआं निकालेगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तीसरी बार ये इसको सक्शन करेगा, सकिंग स्ट्रोक। और चौथी बार उसको दबाएगा, दैट इज कंप्रेशन स्ट्रोक। फिर स्पार्क होगा, फिर से पावर स्ट्रोक। तो कितने स्ट्रोक होते हैं टोटल? 4। इसीलिए आपकी गाड़ी क्या कहलाती है, 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है। एनीवे, ये हीट इंजन का एक पार्ट है, आपको इसको पढ़ना भी है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया। लेकिन बताने का पॉइंट ये है कि पावर स्ट्रोक के बाद यहां पर कोई पावर नहीं रहती है, तो ये 3 चक्कर क्यों लगा लेता है, किसके कारण? यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील। और अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम पड़ गया, वो 2 ही चक्कर लगा पाया, तो क्या होगा, दोबारा इंजन में स्पार्क नहीं होगा। आपने किक मारी, गाड़ी नहीं चालू हुई। क्यों नहीं चालू हुई? क्योंकि आप 4 स्ट्रोक पूरे कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो दोबारा किक मारते हैं, तीसरी बार किक मारते हैं। एक बार ऐसा होता है कि इसमें इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, जोर से किक मारते हैं, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है कि ये इसको 4 बार घुमा लेता है। तो फिर क्या होता है, एक स्पार्क से दूसरे स्पार्क तक हमको ले जाना, फिर तो उसको ऑटोमेटिक पावर मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होना चाहिए, कम की ज्यादा? इतना ज्यादा होना चाहिए कि एक बार पावर स्ट्रोक मिले, उसके बाद पावर ना मिले तो भी ये 10-20 चक्कर लगा ले। मान लो चौथे चक्कर में स्पार्क नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई, तो और 4 चक्कर लगा ले। और ऐसा होता है। उसके लिए हम क्या चाहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा कैसे होगा, जब mr² ज्यादा होगा। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा है कि खाली mr² से ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा नहीं होगा। और एक चीज क्या इस पे डिपेंड करता है, यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ज्यादा मास किधर होना चाहिए, ज्यादा मास सर्कमफ्रेंस की तरफ होना चाहिए। ज्यादा मास किधर होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस की तरफ। अब आप रेल का चक्का देखिए, इसी तरह का कोई भी दूसरा व्हील आप देखेंगे तो उस व्हील में आप क्या पाएंगे कि किनारे किनारे लोहा ज्यादा रहता है इस तरह से, और बीच में कम रहता है इस तरह से। और बीच में सामने से देखते हैं ऐसा गोल दिखता है, और बीच में ऐसे छेद भी करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमको 100 किलो का बनाना है तो 100 किलो में हमको ज्यादा से ज्यादा मास कहां रखना है, सर्कमफ्रेंस में। इसीलिए बीच में ये छेद कर दिया।
जैसे साइकिल पे हम बीच में स्पोक यूज कर लेते हैं ताकि वहां पे मटेरियल कम लगे, और ज्यादा मटेरियल कहाँ यूज कर ले हम, सर्कम। वैसे ही ये व्हील भी रहते हैं। तो इस तरह के जो व्हील रहते हैं, अब क्या होता है कि ये चक्का हो सकता है इस व्हील में बहुत ज्यादा मास ना हो, तो हम क्या करते हैं, इस व्हील के साथ एक और व्हील को जोड़ देते हैं। वो व्हील कहीं सड़क पर, रेल पर चलता नहीं, वो हवा में घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है हवा में? उसका काम रहता है इस पिस्टन को 3 चक्कर लगवाना, 4 चक्कर लगवाना, वही उसका काम। और ऐसे सब व्हील क्या कहलाते हैं, फ्लाई व्हील। सो एवरी इंजन हैज ए फ्लाई व्हील। ये जो फ्लाई व्हील होते हैं, हमारा क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, इन ए फ्लाई व्हील व्हाई ऑल द मास इज लोकेटेड अराउंड द सर्कमफ्रेंस। क्या आंसर देंगे? Because moment of inertia has relation I is equal to mr square. So most of the mass should have large radius, as large as possible. Therefore, moment of inertia will be large. Therefore, the mass is kept around circumference. And what we need as large possible moment of inertia. हमको moment of inertia ज्यादा चाहिए। तो ये चीज समझ में आ गई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एप्लीकेशन क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बड़ा सिंपल एप्लीकेशन आपने देखा है गन्ना रस की मशीन में। गन्ना रस की मशीन में 2 रोलर लगे हैं, बीच में गन्ना डालते हैं। जैसे ही गन्ना डालते हैं रोलर रुक जाते हैं, क्योंकि हम ऐसा हाथ से घुमा रहे हैं, गन्ने का रेस्ट्रिक्शन आता है, उतना फोर्स हम लगा नहीं पाते, तो वो रोलर रुक जाते हैं। फिर बहुत जोर लगाना पड़ता है उसको दबाने के लिए। तो आप देखेंगे हर गन्ना रस की मशीन में रोलर के दूसरी तरफ, हैंडल के दूसरी तरफ, जहां ये 2 रोलर बने हुए रहते, ऐसे 2 रोलर रहते हैं। इस रोलर के इस तरफ ये एक बड़ा सा व्हील लगा रहता है, और इस तरफ हैंडल है हमारा घुमाने का। तो यहां से ऑपरेटर इसको घुमाता है, इसको घुमा के इसकी स्पीड बढ़ाता है। ये बड़ा वाला व्हील साथ में घूमता रहता है। अब हम जाके इस व्हील को सामने से, आगे, पीछे से देखते हैं कि ये कर क्या रहा है। तो हम देखते हैं तो खाली हवा में घूम रहा है, ये कुछ करता नहीं, ना इसके साथ कुछ बेल्ट लगा है, ना इसके साथ गन्ना टच होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो खाली हवा में घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम गन्ना इसमें डालेंगे, इसमें रेस्ट्रिक्शन आया, अब ये घूमता रहेगा तो क्या होगा, गन्ना अंदर चला जाएगा, रस निकलेगा, और अगर बंद हो गया तो रस नहीं निकलेगा। हम क्या चाहते हैं, ये चलता रहे, ये घूमता रहे। अगर हम चाहते हैं कि ये घूमता रहे तो इसके पास क्या होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो घूमता रहेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, जितना बड़ा व्हील हो, जितना बड़ा mr स्क्वायर हो, तो हम यहाँ एक व्हील ऐसा खाली लगाते हैं। अब जब हमने इसको घुमा दिया तो इस पूरी बॉडी का, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा हाई हो गया। अब हम इसमें गन्ना डालते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ज्यादा है कि रुकता नहीं है। अगर हम ये बोलेंगे कि एक गन्ने को ले लो और कार के चक्के के नीचे डाल दो, कार रुक जाएगी, नहीं रुकती। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हील का बहुत ज्यादा है। तो हम इसको घुमा के एक भारी व्हील लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना बढ़ा देते हैं कि गन्ना आ भी जाएगा तो भी रेस्ट्रिक्शन के कारण इसको रोक नहीं पाएगा, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको जंप कर जाएगा, एंड इट विल मेक ए स्मूथ राइड। समझ आया? तो ये फ्लाई व्हील का काम है, और हर इंजन में ये फ्लाई व्हील होता ही है, नहीं तो इंजन रुक जाएगा। थोड़ा सा लोड देंगे, इंजन रुक जाएगा। ओके, तो ये इसके एप्लीकेशन और किस पर डिपेंड। हाँ जी, पहला थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। किसी भी बॉडी को हम घुमा सकते हैं। ये मेरे पास एक बॉडी है, देखिए ये लाइन है x, ये लाइन है y, और ये वाली लाइन कैसी होगी, z। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको मालूम है। अगर मैंने x लाइन को ऐसे पकड़ा, एक्सिस बनाई और इसको ऐसा घुमाया, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा।
जितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन द बॉडी इज रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस, आई एक्स। फिर ये वाई एक्सिस है, ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे घुमाया। अब हम क्या देखते हैं, ये डिस्टेंस बढ़ गया तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगा। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो क्वांटिटी निकली, इस क्वांटिटी का नाम हमने रखा आई इंटू आई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है। अब तीसरा, हमने इसको ऐसे पकड़ा, ये जेड एक्सिस है और इसको ऐसे घुमाया। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, क्योंकि हर मास का डिस्टेंस अलग अलग हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ अलग आएगा। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसका नाम हम क्या देंगे, आई जेड, आई जेड। ये तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपस में एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन क्या होता है, तो आंसर है कि आई एक्स और आई वाई दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलाकर किसके बराबर होते हैं, आई जेड। बस, दिस इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। नोट कर लीजिए। और इसका एक बड़ा छोटा सा प्रूफ है। प्रूफ, यहां पर हमने इस बॉडी में कोई पॉइंट लिया, पार्टिकल जिसका मास m है। ये पार्टिकल का यहां से डिस्टेंस r है, r। इधर ध्यान दीजिए सर, ये एक पार्टिकल लिया, इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है x y। कोऑर्डिनेट को हम यहां ज्योमेट्री में कैसे दिखाएंगे, ये वाली एक्सिस कौन सी है, एक्स, और ये वाली कौन सी है, वाई वाई, और ये वाली जेड जेड। तो ये लाइन के पैरेलल मैंने ये लाइन खींची ऐसे, और इसकी लेंथ को नापा, इसकी लेंथ को नापा तो ये लेंथ आई मान लो 4 सेंटीमीटर। बताइए ये इसका कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई जेड। ये ओके, ये कहलाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट। इधर से जितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, और ये जेड से डिस्टेंस है। अच्छा, अब इस m को, इधर ध्यान दीजिए, m पार्टिकल को x एक्सिस के चारों तरफ ऐसा घुमाया तो रेडियस कितना बनेगा, y। रेडियस कितना होगा, y। फिर से देखिए, ये है y, ये y, और ये है x। इसको अगर हम यहां पर ऐसे घुमाते हैं तो रेडियस कितना होगा, y, इसका मास कितना है, m, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, किसके चारों तरफ घूम रहा है, इसलिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई एक्स। तो आई एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एम वाई स्क्वायर। xy. Okay, then ix is equal to my square. Similarly, iy is equal to mx square.
ठीक है, तो therefore Ix upon I x plus Iy कितना हुआ x स्क्वायर प्लस y। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना होता है? यह है x स्क्वायर और यह है y स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सब ध्यान इधर रखिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सो दिस वी कैन राइट एज mr स्क्वायर। लेकिन mr स्क्वायर क्या चीज है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अराउंड? यस, ये z एक्सिस है, ये r डिस्टेंस है। अगर ये ऐसा घूमेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr स्क्वायर। कौन सी एक्सिस के अराउंड? z। So this will be Iz. So this is equal to Iz. So Ix plus Iy is equal to Iz. This is our theorem of perpendicular axis. थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम तब यूज करते हैं जब हमारी एक्सिस, हमारी बनाई हुई एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होती। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास ये है, तो मैंने क्या किया, यहां से पकड़ा और इसको ऐसा घुमाया। ये अब इसकी एक्सिस मैंने यहां बना दी सेंटर ऑफ मास से हटके, तो उसके कारण क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास से ये 10 सेंटीमीटर था, ये भी 10 था, ये भी 10 था, ये भी 10 था। पर जब मैं यहां से घुमाता हूं तो ये वाला पॉइंट कितनी दूर है? 20। तो mr स्क्वायर में किसका स्क्वायर होगा? 20 का स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बदल गया। पहले यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ मास था, अब इसके एक ही तरफ पूरा मास आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग। ओके, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं कैसे निकालूंगा? इसका तरीका है कि ये जो हमारी एक एक्सिस है, इसके पैरेलल एक एक्सिस आप सेंटर ऑफ मास से बनाइए। ड्रॉ वन एक्सिस which is parallel to the given axis and passing through center of mass। तब ये डायग्राम बनेगा। This is our given axis z z dash। इसके चारों तरफ हमने बॉडी को घुमाना है, तो हमने क्या किया, इसके पैरेलल यहां पर एक एक्सिस बना दी। तो अगर मुझे इसे घुमाना है ऐसे, ये एक्सिस है, ऐसे घुमाना है, तो सेंटर ऑफ मास पे एक्सिस कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। ये कहां से जा रही है? सेंटर ऑफ मास, और ये उसके पैरेलल। अगर मुझे कहा गया कि यहां से इसको ऐसे घुमाओ, तो ये क्या है? इसकी एक्सिस। अगर ये इसकी एक्सिस है, ये लाइन, तो इसके पैरेलल एक्सिस हम किसको लेंगे? जो सेंटर ऑफ मास से जाती है, तो ये एक्सिस। अब हम ये एक्सिस नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी ZZ एक्सिस ये है और सेंटर ऑफ मास से जाने वाली ये नहीं लेनी है। कैसी लेनी है? पैरेलल। ये भी सेंटर ऑफ मास से जा रही है और इसके कैसी है? पैरेलल। तो हम कौन सी एक्सिस का चॉइस करते हैं? द वन विच इज पैरेलल एंड इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये तरीका समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आते ही हैं। मान के चलिए आएंगे ही आएंगे। उस समय हमारी इमेजिनेशन बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि जो पैरेलल एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमको पैरेलल भी होनी चाहिए, सेम प्लेन। ओके, इस पे जो बॉडी को घुमाएंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका नाम हमने दिया Iz। अगर हम इस पर ना घुमा के बॉडी को सिर्फ इस एक्सिस पर घुमाते, जो कि इसकी नेचुरल एक्सिस है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पार होती है,
इस पर अगर हम घुमाते तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, उसका हमने नाम दिया ICM। उसका नाम क्या है? ICM। ओके, ICM से ये वाली एक्सिस का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है A, दोनों का डिस्टेंस कितना है? A, उससे A हट कर रहे हैं। पूरा बॉडी का मास कहां लोकेटेड होता है? पूरी बॉडी का मास है M, ये यहां लोकेटेड है। अब यहां पर M एक पत्थर जैसे लोकेटेड है और ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ma²। वो इसमें और जोड़ दो, आगे तो IZ में दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दे। कौन कौन से? एक जो सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूमने के लिए, और एक हमने सेंटर ऑफ मास से अपनी एक्सिस को जितना हटाया। ये है, दिस इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, इसका प्रूफ बहुत कम पूछा जाता है, और फिर भी 4 लाइन में आप नोट कर लीजिए। यहां से हमने कोई एक पार्टिकल लिया x डिस्टेंस, यहां से x ले, x moment of inertia of M is equal to moment of inertia M about z axis या about zz, M into a plus x square। mr स्क्वायर होता है, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है? r यानी a प्लस एक्स, तो ये आ गया a प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू m a स्क्वायर प्लस m x स्क्वायर प्लस 2m x e। ठीक है, इसका एक्सपेंशन कर दिया। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल। ये क्या चीज है? पार्टिकल। Therefore, moment of inertia of complete system IZ is equal to sigma m a square plus sigma mx square plus sigma 2mx a। ये 3 क्वांटिटी, सब क्वांटिटीज का हमने, ये एक पार्टिकल के लिए था और ये सभी पार्टिकल के लिए, सभी पार्टिकल के लिए हमने क्या लगा दिया? सिग्मा। अब देखिए, ये वाली जो चीज है थोड़ा आपको समझने में तकलीफ हो सकती है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आएगा याद करें। ओके, सिग्मा एम ए स्क्वायर, पहले पार्टिकल का एम ए स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल का, तीसरे का, चौथे का, सबका। ए तो एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, इसलिए ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और सबका एम आपस में ऐड हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा? पूरी बॉडी का एम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एम ए। समझ आ गया? ठीक है, नहीं पूछना चाहिए आपसे। फिर सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, ये x कहां से डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पर ये रखा है और ऐसा चारों तरफ घूम रहा है, तो ये किस मोमेंट इनर्शिया देगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अराउंड? द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इसका नाम हम क्या रखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि x कहां से डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ मास से है। इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है x, इसलिए mx स्क्वायर हमको क्या देता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। उसके बाद ये वाली क्वांटिटी को देखिए, इस क्वांटिटी में मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये सिग्मा mx।
व्हाट इज x? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ये मल्टीप्लाइड बाय m, ये कौन सी क्वांटिटी बनती है? याद है 2 चैप्टर पहले, आप 2 टॉपिक पहले किया था, दिस इज मोमेंट ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास पढ़ते समय हमने एक चीज प्रूफ की थी, दैट मोमेंट ऑफ मास of all the particles around center of mass is 0। अगर आप देखेंगे आपको उस पर प्रूफ मिलेगा, उसमें हमने क्या लिखा था? सिग्मा mr इज इक्वल टू 0। जितने पार्टिकल सिस्टम में होते हैं हर एक पार्टिकल का r लीजिए, हर एक का mr निकालिए। r कहां से नापना है? सेंटर ऑफ मास से। तो उसमें हमको ये क्वांटिटी क्या आती है? 0, क्योंकि r का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है? m1 r1 प्लस m2 r2 दैट इज सिग्मा mr अपॉन m, ये r का फॉर्मूला है। अब अगर हमने r सेंटर ऑफ मास पर ही ओरिजिन मान ली, सेंटर ऑफ मास पर ही ओरिजिन मान ली, तो ये r कितना हो गया? 0। ये m से मल्टीप्लाई हो गया, 0 इज इक्वल टू सिग्मा mr। उस समय हमने ये लिख के याद कर लिया था, प्रिंसिपल आपने शब्दों में लिखा था, वर्ड्स में, दैट मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस अराउंड सेंटर ऑफ मास इज 0। यहां पर वही चीज है सिग्मा mx, तो इसलिए इसको हम क्या लिख लेंगे? 0। और इसको क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ ऑल मासेस around center of mass is 0 has sum equal to 0। ये आ गया, तो प्रूफ हो गया। Iz is equal to ma square plus ICL। This is थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, अभी टाइम खत्म हो गया, वी कैन नॉट डू न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस। अगली क्लास में इन दोनों थ्योरम्स पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इनको पढ़ के आइए।